अब इस एप्लीकेशन के अंदर हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे, हमने कैटेगरीज और प्रोडक्ट के कंट्रोलर्स को ऐड किया था। अब सबसे पहले हम यूज़र्स का एक मॉडल ऐड कर लेंगे ताकि यूज़र्स बेसिस पे हमने एक्सेस प्रोवाइड करनी है। मैनेजर होगा, सिंपल यूज़र होगा या एडमिन होगा। सो यहाँ से मैं एक मॉडल इसमें ऐड किया है BOL में। शायद लास्ट क्लास में हमने ऐड किया था इसे या नहीं था किया मेरे पास, इसे मैं पहले यहाँ से रिमूव कर दूँ। लास्ट क्लास में हमने कैटेगरी और प्रोडक्ट का मॉडल ऐड किया था और इसके कंट्रोलर्स पर वर्किंग की थी। अब सबसे पहले मैं मॉडल्स में आके एक यूज़र्स का मॉडल ऐड कर लेता हूँ क्लास, और इसे हम सिंपल यूज़र्स का नेम दे लें, हम अपनी एप्लीकेशन यूज़र का नेम दे लें। मैं इसे नेम दे देता हूँ लेट्स से ऐप यूज़र्स। अब इस ऐप यूज़र में इस टेबल में मुझे जोन से भी कॉलम्स चाहिए होंगे, मैं वो सभी कॉलम्स ऐड कर लूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ यूज़र ID, लेट्स से मैंने अभी के लिए 5 कॉलम्स इसमें ऐड किए और इसे मैं की का नेम दे देता हूँ। कंट्रोल डॉट प्रेस किया और की ऐड कर लिया। मॉडल ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे DB कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करवाना। सो मैं DB कॉन्टेक्स्ट में आ जाता हूँ और यहाँ से आके इसे रजिस्टर करवा लेता हूँ ऐप यूज़र्स। और DB कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइग्रेशन ऐड करना और इस मॉडल को डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करवा देना। लेट्स से मैं अभी के लिए माइग्रेशन को होल्ड कर लेता हूं। अब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ASP.NET आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइड करदा फ्रेमवर्क है। हम किसी भी बिल्ट इन फ्रेमवर्क को यूज़ कर लें जिसमें हमें लॉगिन, रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड, जितनी भी इससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी है बिल्ट इन मिल जाए। हम सिर्फ उन फंक्शंस को रीड करें और यूज़ कर लें। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है या सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम खुद से ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी क्रिएट करें अपनी एप्लीकेशन में। हम प्रेफर करते हैं ASP.NET आइडेंटिटी को कि बिल्ट इन हमारे पास फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। सो हम इसी को अंडरस्टैंड करें और इसी को अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर लें। सो हम ASP.NET आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करेंगे लॉगिन रजिस्टर के लिए। सो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इनहेरिट यूजर्स क्लास फ्रॉम आइडेंटिटी यूजर। सो मैं यहाँ से आ जाता हूँ और ये मेरी यूज़र क्लास है, इसे हमने इनहेरिट किससे करवाना है, आइडेंटिटी यूज़र से। अब जैसे इनहेरिट करवाया मेरे पास एरर आ गया कि इसके लिए हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सो कौन से पैकेज मैंने नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया है कि आपने ये पैकेज ऐड करने हैं microsoft.asp.net को .identity। मैं इसे कॉपी करता हूँ और इन पैकेजेस को टूल्स में जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाके ऐड करवा लेता हूँ ASP.NET आइडेंटिटी। और मैंने इस पैकेज को कहाँ पे ऐड करवाना है, किस लेयर में मैं इस वक्त वर्किंग कर रहा हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ DAL में। सो मैंने DAL को सिलेक्ट किया और अब पैकेज का हम यहाँ से वर्जन चेंज कर लेंगे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लेटेस्ट वर्जन को यूज़ ना किया करें, बल्कि इससे प्रीवियस जो सा वर्जन हो उसे यूज़ करें। अगर तो हमारे पास एंट्री फ्रेमवर्क का वर्जन होता है, जिस तरह 6 वर्जन था या 6.0.12, तो हमें पता है हम कौन से वर्जन्स को यूज़ कर रहे हैं, 5.0.12 को। सो मैं यहाँ से उन वर्जन्स को यूज़ कर लेता। लेकिन अब आइडेंटिटी वर्जन, सो लेटेस्ट वर्जन को छोड़ के इससे पहले जो सा वर्जन है इसे सिलेक्ट किया और इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये बात याद रखिएगा, आइडेंटिटी से रिलेटेड जो सा वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी आइडेंटिटी के जितने भी पैकेजेस होंगे सभी पैकेजेस में वर्जन बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पैकेज हमने इंस्टॉल करना है, इस पैकेज को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से आके इस पैकेज को सर्च कर लेते हैं। और अब मेरे पास एंट्री फ्रेमवर्क का वर्जन है, 6 को हम यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं 5.0.12 को। सिलेक्ट किया और इसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। ओके, मेरे पास ये भी इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से जाके कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा मैं, मेरे पास इंटेलिजेंस ऑप्शंस आ जाएंगे। इसे
रिमूव करके एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके, ताकि अगर कोई एरर हो तो मुझे एरर डिस्प्ले हो जाए। ओके, आइडेंटिटी यूज़र, और मेरे ख्याल से हमने ऐड करना था BOL में और मैंने ऐड कर दिया है DAL में। सो मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, या मैं DAL में आके इसे इनहेरिट करवा लेता हूँ। इनहेरिट DB कॉन्टेक्स्ट क्लास फ्रॉम आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगेन मेरे पास एरर आ रहा है, कंट्रोल डॉट प्रेस किया और यहाँ से फर्स्ट पैकेज को ऐड कर लिया और मेरे पास एरर ख़त्म हो गया। यहाँ से मेरे पास एरर नहीं गया, कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, मेरे पास पैकेज इंस्टॉल करने का एरर आ रहा है। सो यहाँ पे भी मैं आके पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास पैकेज ऐड हो गया। इसके साथ ही मैं यहाँ से कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसे ऐड करवा लेता हूँ। अब आइडेंटिटी यूज़र से हमने इसे इनहेरिट क्यों करवाया है, अगर मैं इस पे F12 की प्रेस करूँ या राइट क्लिक करके इसकी डेफिनेशन में चला जाऊँ, तो अब ये फर्दर इनहेरिट किससे हुआ है, आइडेंटिटी यूज़र से। मैं फर्दर इसकी डेफिनेशन में चला जाता हूँ, तो अब आइडेंटिटी यूज़र मेरे पास क्लास आ गई जिसमें इससे यूज़र से रिलेटेड जितने भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी कॉलम्स ऑलरेडी डिफाइन हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आईडी का कॉलम है जो कि एज सेट होगा एज अ प्राइमरी की। देन हमारे पास यूज़र नेम का कॉलम भी एडिड है। देन ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर। सो जो से कॉलम्स ऑलरेडी ऐड हैं, हम इन्हें दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब इसे इनहेरिट करवाया तो हमें पता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है कि पेरेंट क्लास की सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और पब्लिक मेंबर फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होते हैं। अब जो से पेरेंट में ऑलरेडी ऐड हैं उनके नीचे ग्रीन लाइंस आ चुकी है। अगर मैं ऐसे इस पे माउस वर्क करूंगा तो मुझे इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले हो रही है। सो यूज़र नेम भी ऑलरेडी ऐड है पेरेंट में, ईमेल भी ऑलरेडी ऐड है और इसके साथ साथ प्राइमरी की भी ऑलरेडी ऐड है इस आइडेंटिटी यूज़र में। अगर मैं इस प्राइमरी की को लेट से रिमूव नहीं करता, हमें समझ नहीं आ रही कि प्राइमरी की यहाँ पे सेट है या नहीं है। सो मैं इन दो कॉलम्स को फॉर टाइम बिंग रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड हैश ऐड है। अब पासवर्ड हैश क्या होता है, हैशिंग किस तरह से अप्लाई करते हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पासवर्ड को भी सिक्योर करवाएंगे। हम डेटाबेस के अंदर जितने भी हमारे पासवर्ड्स हों उन्हें इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करवाते हैं, ताकि अगर कोई यूज़र हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर भी ले तो उन पासवर्ड्स को वो एक्सेस ना कर सके, हम उन्हें सिक्योर करके सेव करवाएं। लेकिन आज हम इस पर सिंपल पासवर्ड को ही सेव करवाएंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सो इसके लिए मैंने कॉलम ऐड कर दिया पासवर्ड का। इसी तरह एड्रेस ऐड नहीं है इसमें, सो मैंने एड्रेस को भी ऐड करवा दिया। ओके, ये दो कॉलम्स ऐड करवा दिए। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, थर्ड स्टेप है हमने यूआई लेयर में जाना है। यूआई में startup.cs फाइल और startup.cs फाइल में कॉन्फ़िगर सर्विसेज फंक्शन में आ जाना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यूआई लेयर startup.cs और startup.cs में हमारे पास कॉन्फ़िगर सर्विसेज का फंक्शन, और इसमें हमने इन दो लाइंस ऑफ कोड को ऐड करना है। यहाँ से सर्विसेज डॉट और इसे मैंने कॉपी किया। अब इस लाइन को मैं स्टार्ट पे ऐड कर लूँ, इसके बाद ऐड कर लूँ, लास्ट पे ऐड कर लूँ, इनकी ऑर्डरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐड कर दिया सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के अंदर मेरे पास कुछ एरर्स आ गए, हम इसे फिक्स कर लेते हैं। फर्स्ट पे यूज़र्स क्लास, मेरी यूज़र क्लास का क्या नेम है, मैं इस यूज़र क्लास के नेम को कॉपी करता हूँ ऐप यूज़र्स, और यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डॉट प्रेस किया और इसे फिक्स कर दिया। इसी तरह आइडेंटिटी यूज़र, यहाँ से भी मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा तो सॉरी आइडेंटिटी रोल भी मेरा फिक्स हो गया। देन यहाँ पे मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट का नेम कॉपी करना है। सो ये हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे थे, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगी कि हमारे रोल्स को हैंडल कर रही है, आइडेंटिटी रोल्स को। अभी हम इसको जब इस पर माइग्रेशन अप्लाई करेंगे तब हमें इस लाइन की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी कि इसका क्या पर्पस है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने रेफरेंस ऐड करना है। रेफरेंस हमने जब कंट्रोल डॉट प्रेस किया तो इनका रेफरेंस ऐड हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट यूआई लेयर, यूआई में हमने जाना है startup.cs कॉन्फ़िगर फंक्शन और इन दो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स को ऐड कर देना है। सो मैं कॉन्फ़िगर में आ जाता हूं और यहां पे राउटिंग के नीचे में ऐड कर देता हूं app.use ऑथेंटिकेशन और app.use ऑथराइजेशन। कि अब हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो हमने यहाँ पे इन दो सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करवा लिया। अब इसके बाद हमने माइग्रेशन ऐड करनी है और डेटाबेस को अपडेट कर देना है। तो देखते हैं हमारे पास ये टेबल ऐड होता है या इससे रिलेटेड कितने टेबल्स ऐड होते हैं। अब मैं माइग्रेशन में आ जाता हूँ, पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पे मैं कमांड ऐड कर देता हूँ ऐड माइग्रेशन एडिट यूज़र मॉडल और एंटर प्रेस किया। अगर कोई एरर होगा तो हम उसे समझ के फिक्स कर लेंगे, अदरवाइज अपडेट माइग्रेट कर देंगे। ओके, मेरे पास एरर आ गया, द डिराइव्ड टाइप ऐप यूजर्स कैन नॉट हैव द की एट्रीब्यूट ऑन प्रॉपर्टी यूजर आईडी सिंस द प्राइमरी कीज में ओनली बी डिक्लेयर्ड ऑन द रूट टाइप। हमारे पास एरर क्या आया है कि प्राइमरी की सिर्फ रूट में ही डिफाइन है या डिफाइन हो सकती है, हम यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ से इस प्राइमरी की को रिमूव ही कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके इसे एक दफ़ा रीबिल्ड कर लिया और अब दोबारा से इस पर माइग्रेशन अप्लाई करता हूँ मैं। अब मेरे पास अगेन एरर आ गया, योर टारगेट प्रोजेक्ट डज नॉट मैच योर माइग्रेशन असेंबली। सो इसके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। एक हम DL को सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से आके हम DL को डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ टारगेट प्रोजेक्ट का एरर आ रहा है, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट का एरर नहीं आ रहा। सो हम सिर्फ इस टारगेट प्रोजेक्ट को या डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट को ही चेंज करके देख लेते हैं। अगर इससे हमारा मसला हल हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इस लेयर को सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लेंगे, तब हमारी माइग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे अप्लाई करके देखता हूँ। ओके, मेरी माइग्रेशन ऐड हो गई। अब मैं इसे अपडेट डेटाबेस कर देता हूँ तो मेरी ये माइग्रेशन डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, मेरी माइग्रेशन डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं डेटाबेस में आके देखता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से टेबल्स ऐड हुए हैं। हमारे पास क्या नेम है हमारी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग का, मल्टी टायर आर्किटेक्चर। सो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मल्टी टायर आर्किटेक्चर, रिफ्रेश किया डेटाबेसिस को और ये मेरे पास डेटाबेस टेबल्स, और अब मेरे पास एक मेरा कैटेगरीज का टेबल था, सेकंड प्रोडक्ट्स, और बाकी के काफ़ी सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। ये सभी टेबल्स कैसे ऐड हुए हैं? हमने तो इतने सारे टेबल्स ऐड नहीं किए, हमने सिर्फ एक क्लास को ऐड किया है ऐप यूजर्स। जब भी हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के साथ वर्किंग कर रहे हों तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ये सभी टेबल्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। कौन कौन सा टेबल? एक रोल्स का रोल क्लेम्स, यूजर्स यूजर क्लेम्स, देन यूजर लॉगिन्स। ये सभी टेबल्स बैकएंड पे आइडेंटिटी की तरफ से ऐड होते हैं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इन्हें यूज कर रहा होता है। हमारे काम के इनमें सिर्फ 2 से 3 टेबल्स हैं जिन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ASP.NET रोल्स, हमारे जितने भी रोल्स होंगे हम इस टेबल में ऐड करेंगे। इसके बाद सेकंड मैं यहां से आ जाता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ASP.NET यूजर्स। हमारे जितने भी यूजर्स होंगे इस टेबल में ऐड होंगे। ये रिकॉर्ड हमारा ऐड नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रहा था तो ये डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड ऐड है। अभी मैं इसे रिमूव करके दोबारा से ऐड करता हूं, फिर मैं आपको दोबारा से चेक करवाता हूं इसे। और थर्ड हमारे काम का टेबल कौन सा है? ASP.NET यूजर रोल्स, जो कि इन दोनों टेबल्स का मैपिंग टेबल होगा। एक रोल्स का टेबल जिसमें हमारे सभी के सभी रोल्स डिफाइन होंगे, एडमिन रोल है, यूजर है, मैनेजर जोन सा भी रोल होगा। सेकंड यूजर्स, अब कौन कौन सा यूजर है? मैनेजर यूजर है, अली यूजर है, अहमद यूजर है। जितने भी यूजर्स होंगे वो सभी यूजर्स इस टेबल में ऐड होंगे। और फिर ये इन दोनों की मैपिंग कि किस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, मैनेजर को कौन सा रोल असाइन है, अली को कौन सा रोल असाइन है, ये सब इस टेबल में डिफाइन होगा। यूजर आईडी एज अ फॉरेन की और रोल आईडी एज अ फॉरेन की। राइट, मैं यहां से इस डेटाबेस को डिलीट करता हूं
ताकि स्क्रैच से हम देख सकें। और यहाँ से भी आके माइग्रेशन हिस्ट्री को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इस पर माइग्रेशन एक अप्लाई करता हूँ ताकि सभी की सभी फाइल्स दोबारा से क्रिएट हो सकें और इनमें कोई भी रिकॉर्ड ना हो। हम स्क्रैच से इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करें और अपडेट डेटाबेस। ओके, मेरे पास माइग्रेशन ऐड हो गई। इसे मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरे पास मल्टी टायर और अब मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, रोल्स में भी, ASP.NET यूज़र्स में भी और ASP.NET यूज़र रोल्स में भी। अब इन टेबल्स में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी ऐड है। अगर हम ASP.NET रोल्स में देखें तो नॉर्मलाइज्ड नेम्स, करेंसी स्टैम्प, हमारे काम का जोन सा कॉलम होगा हम सिर्फ उस कॉलम को यूज़ कर लेंगे, बाकी कॉलम्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे, ना तो हम डिलीट करेंगे। अगर हमने यूज़ करना है यूज़ कर लेंगे या उसे एज इट इज़ रहने देंगे। इसी तरह यूज़र्स में से डिस्क्रिमिनेटर का कॉलम, देन नॉर्मलाइज्ड यूज़र नेम, नॉर्मलाइज्ड ईमेल, पासवर्ड है, सिक्योरिटी स्टैम्प, ये काफ़ी सारे कॉलम्स ऑलरेडी एडिड हुए हैं। हमें ज़रूरत होगी तो हम इन्हें यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज जिस एक्स्ट्रा कॉलम की हमें ज़रूरत होगी हम इस क्लास में ऐड कर लेंगे और वो कॉलम हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम उसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे।